Hello everyone, welcome back to the channel शिक्षास्त्र एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी चैप्टर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ हमारे मेन रिसोर्सेज जैसे कि लैंड और सॉइल को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज वाटर। अब हम इस वीडियो में वाटर को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वाटर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दैट एवरीथिंग वी विल सी हियर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो दैट इज अबाउट वाटर। ऑलरेडी हम जानते हैं वाटर हमारे लिए कितना एसेंशियल है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें यह भी पता है कि हमारी अर्थ में अप्रॉक्स 70% वाटर अवेलेबल है और बाकी का बचा हुआ परसेंटेज क्या है, दैट इज लैंड। तो आइए देखते हैं वाटर इज द वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। वैसे तो हमें पता है ऑलरेडी कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि हम वाटर को रिन्यू कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं और ऑलरेडी जो नेचर है वो भी रिन्यू ही करता है वाटर को थ्रू द प्रोसेस वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के थ्रू क्या होता है, ये जो वाटर है, ये जो सॉल्टी वाटर है, वही वाटर तो वापस से किस में कन्वर्ट होता है, फ्रेश वाटर में, और फिर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वही वाटर फ्लो होके किस में मिक्स हो जाता है, सीज में, ओशियंस में मिक्स हो जाता है, दैट अगेन इट बिकम सॉल्टी। और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। दिस रिन्यूएबल प्रोसेस कंटिन्यूअस एवरी टाइम। So this we called as a renewable natural resource। ये एक renewable natural resource है। 3/4 अब 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमें ऑलरेडी पता है कि 70% मतलब कि 3/4 पार्ट जो है, मतलब अगर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, उन 4 पार्ट में से 3 पार्ट ऐसे हैं जो कि वाटर से कवर है, इस वाटर से कवर है। सो 3/4 of the earth surface is covered with water. It is therefore approximately called the वाटर प्लैनेट। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3/4 पार्ट जो है वाटर से कवर है अर्थ में, इसलिए हम अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं और ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्योंकि जब हम अर्थ से स्पेस से अर्थ को देखते हैं तब हमें अर्थ कुछ ऐसी दिखाई देती है, ब्लू कलर में दिखाई देती है। दैट्स वाई वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट। और वो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जब बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाता है तो वो हमें ब्लू कलर में दिखाई देता है। दैट्स वाई वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट द लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। एक मतलब ऐसा माना जाता है कि ओशियंस में लाइफ पहले शुरू हो गई थी एज कंपेयर टू द लाइफ इन लैंड। ओशियन में लाइफ अप्रॉक्स कब शुरू हो चुकी थी, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। प्रिमिटिव ओशियंस में मतलब हमारी जो वाटर बॉडीज हैं अर्थ में, उसमें लाइफ पहले स्टार्ट हो चुकी थी। उसमें जो एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है जैसे फिशेज और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशन होती है, तो ऐसा माना जाता है कि ओशियन लाइफ वॉज बिगिन बिफोर। Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animals। आज के टाइम पे भी जो इतना सारा वाटर का पार्ट है, एक्वेटिक पार्ट है, इसमें भी बहुत रिच वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत रिच वैरायटी को सपोर्ट करती है, बहुत डिफरेंट वैरायटीज के वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें ओशियंस में और वाटर बॉडीज में देखने को मिल जाएंगे। द ओशियन वाटर इज सेलाइन। अब हमें ऑलरेडी पता है ओशियन का जो वाटर होता है वो सेलाइन वाटर होता है, मीन सॉल्टी वाटर होता है एंड इट इज नेचुरली प्रेजेंट। नेचुरली उसमें सॉल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ की सरफेस में, वैसे ही वाटर में ये जो सॉल्ट है ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल कि ओशियन वाटर इज सेलाइन वाटर एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब क्योंकि ये इतना ज्यादा सॉल्टी होता है, वी कैन नॉट यूज दिस वाटर
water for our regular use and for drinking. So that's why it is not fit for human consumption. Human और animals इन सब के consumption के लिए that it is not that much fit. हम उसे यूज नहीं कर सकते अपने रेगुलर यूजेस के लिए. आइए देखते हैं आगे और वाटर के बारे में. फ्रेश वाटर, अब देखो इतना सारा जो वाटर अवेलेबल है 70%, उसमें से फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है देखते हैं. यहाँ पे फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%. इतना सारा वाटर है, इतना सारा वाटर अवेलेबल है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ बहुत कम अमाउंट में, दैट इज ओनली 2.7% वाटर ही ऐसा है जो कि हम अपने रेगुलर यूज के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, रेगुलर यूज के लिए यूज कर सकते हैं. दैट इज ओनली 2.7%. मीन्स जो फ्रेश वाटर है इतने सारे सॉल्टी वाटर में से दैट इज वेरी लिटिल, बहुत कम अमाउंट में. और उसमें से भी देखिए अबाउट 70% ऑफ दिस अकर्स. अब देखो ये जो 2.7% है, इसका भी इस टोटल 2.7% का 70% वाटर कहाँ है? आइस शीट के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन. तो अंटार्कटिका हम सब ने देखा है, अंटार्कटिका में क्या है, एकदम फ्रीज्ड जोन है. अब फ्रीज है, वो फ्रोजन है, आइस जो है वहां पे जो वाटर है वो फ्रीज्ड है. और वो कौन सा वाटर है? वो फ्रेश वाटर है. तो ये जो 2.7% वाटर है ना, इसी का 70%. तो सोचिए इतना कम वाटर है, उसमें से भी 70% कहाँ है? आइस के फॉर्म में, अंटार्कटिका में ऐसे फ्रीज्ड जोन में ऐसे जमा हुआ है. और बहुत सा वाटर, बहुत सा फ्रेश वाटर कहाँ पर है? माउंटेन रीजन में. माउंटेन्स में जब हम घूमने जाते हैं हमें स्नो दिखाई देता है, आइस दिखाई देता है, तो हाँ वो फ्रेश वाटर ही है, पर वो कैसा है? फ्रीज्ड है. हम अपने रेगुलर यूज के लिए उसे यूज ही नहीं कर सकते हैं. तो सोचिए कितना कम वाटर है जिसे हम यूज कर सकते हैं. देखते हैं वो कितना है. सो ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. हमारे तक उस वाटर की एक्सेस ही नहीं, हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है और वी कैन नॉट यूज दिस वाटर. सो ओनली 1%. अब इस 2.7 में से सिर्फ 1% वाटर ही ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है एंड दैट इज फिट फॉर ह्यूमन यूज. तो सोचिए कितना कम वाटर है. तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इतने कम वाटर को, इतना कम फ्रेश वाटर जो हमारे कंजप्शन के लिए अवेलेबल है, हम उसे सेव करें? सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इट इज फाउंड एज, और ये जो 1% वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है? एज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर एज सरफेस वाटर इन रिवर्स में जो वाटर फ्लो होता है वो रिवर, वो वाटर एंड लेक्स में, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है. और एयर की कंपोजिशन की बात करें तो एयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो इतना कम अमाउंट है, इतना वाटर है जो कि हमें, जो फ्रेश वाटर है जो कि हमें कहाँ से मिल सकता है? या तो ग्राउंड वाटर से, सरफेस वाटर में रिवर्स और लेक्स से, और कुछ अमाउंट का वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. सो ये जो 1% है वो सिर्फ यहाँ पे है. अब फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. हमें पता है वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. ह्यूमंस की लाइफ, इवन नॉट द लाइफ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, किसी की लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए ये जो वाटर है दिस इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. सबसे ज्यादा प्रीशियस सब्सटेंस, सबसे ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स वाटर ही है. सो वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि 70% जो वाटर है उसमें से ओनली 1% वाटर ही ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है. तो हम इसको ना ही तो इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज, ये उतना ही रहेगा. बट व्हाट वी कैन डू कि हम इसे सेव कर सकते हैं. सो हाउ वी विल सेव इट, लेट्स सी हियर. आगे देखते हैं इसी में इट्स टोटल वॉल्यूम. जैसे कि हमने अभी देखा कि हम ना ही तो और वाटर इसमें ला सकते हैं, ना ही इसमें से वाटर, अर्थ से वाटर कहीं नहीं जाएगा. अर्थ में जितना वाटर है उतना ही प्रेजेंट रहेगा. तो इसकी जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. इट विल रिमेन सेम ऑलवेज, हमेशा सेम रहेगी. ये क्या हो गया भाई, देखते हैं आगे.
yes, so its volume remains constant, its abundance only seems to vary, but इसका जो availability है different places पे abundance जो है that may vary, वो availability अलग different हो सकती है because it is in the constant motion। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये constant motion में है। किस motion में? ये देखिए ये motion चल रहा है। सबसे पहले क्या होता है? evaporation हो रहा है। evaporation से यहाँ से ये जो water है, water evaporate हो रहा है। क्यों हो रहा है? सन की हीट के कारण evaporate होके ये जो water है, water vapor है, ये किसमें क्या फॉर्म कर रहा है? क्लाउड्स फॉर्म कर रहा है। क्लाउड्स धीरे धीरे मूव हो रहे हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्लाउड्स जब फॉर्म हो रहा है और फिर कंडेंसेशन के बाद उन्हीं क्लाउड्स में से क्या होती है? रेन होती है और उसी रेन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और यही प्रेसिपिटेशन मतलब रेन, और रेन फिर अगेन वापस से वाटर बॉडीज के फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूस चलती रहती है। सो इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कॉन्स्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशियन, द एयर, द लैंड, बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हमारी अर्थ में चलती रहती है और इस प्रोसेस के कारण हो सकता है किसी प्लेस पर कभी ज्यादा वाटर अवेलेबल हो, किसी प्लेस पर कम अवेलेबल हो। तो इसका जो अबंडेंस है ये डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। और ये हमें ऑलरेडी पता है, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस वाटर साइकिल। हम इस प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे वाटर के और क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए, अब हमने ये तो देख लिया वाटर कितना अवेलेबल है, कहाँ कैसे अवेलेबल है, वाटर का क्या मोशन है, कैसे फॉर्मेशन होता है फ्रेश वाटर का, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। तो क्या हम सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए वाटर का यूज करते हैं? और भी तो हमारी बहुत सारी यूजेस हैं, बहुत सारी नीड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के थ्रू फुलफिल हो सकती हैं। जैसे कि डेली वी यूज टू बाथ, daily we wash the clothes, so we water the plant, we wash the floors, so many activities we do through water। so हम इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जैसे ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन हम ये जो यूज कर रहे हैं, हमें किस चीज को ध्यान में रख के इसको यूज करना चाहिए? इसके प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये जो वाटर साइकिल है ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होती है। इट टेक्स फुल ईयर, टोटल 1 ईयर। हमारे सीजन चेंज होते हैं, रेनी सीजन 1 साल में एक बार ही आता है। तो ये जो रेनी सीजन आता है, इवेपोरेट होने के बाद जब क्लाउड्स बन जाते हैं, और ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ में, और इट टेक्स अ फुल ईयर। लेकिन क्या जितनी रेन होती है उस वाटर को हमें वेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। तो हम जो भी यूज कर रहे हैं वाटर को, वो हमें किस चीज को ध्यान में रख के यूज करना है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होने की, किस टाइम के साथ ये प्रोड्यूस हो रहा है फ्रेश वाटर फॉर एग्रीकल्चर। और नाउ human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। तो जो humans हैं वो सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोसेसेस जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम आर द अदर यूजेस। तो ड्रिंकिंग और वॉशिंग के अलावा भी हम और भी बहुत सारे प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में वाटर यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है? थ्रू रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स में जो वाटर कलेक्ट होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इतने सारे यूजेस हैं ड्रिंकिंग और वॉशिंग के अलावा भी। मेजर फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्ट, और सबसे ज्यादा बिग फैक्टर क्या है जिससे कि वाटर की शॉर्टेज होती है, वाटर स्कैरसिटी होती है? that is due to the drying up of water sources और water pollution। अब ये जो water की scarcity है ना, वो mainly कुछ 2 reasons के कारण हो रही। that is हमारे water sources जो हैं वो dry up हो रहे हैं और water pollution के कारण।
इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी। अब ये कौन कौन से रीजन से आइए देखते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं जो वाटर सप्लाई की में शॉर्टेज हो रही है और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ये पॉपुलेशन की इंक्रीज होने से तो हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वाटर का यूजेज इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो रही है। सेकेंड है राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, डे बाय डे जैसी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वहाँ उनकी फूड रिक्वायरमेंट भी तो इंक्रीज हो रही है। कैश क्रॉप्स जो कि ट्रेडिंग के लिए, ऐसे क्रॉप जो ट्रेडिंग के लिए, सेल आउट करने के लिए ग्रो किए जाते हैं, उन्हें हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, तो उनकी डिमांड भी तो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है। उसके अलावा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हम डे बाय डे देख रहे हैं जो लोग गांव में और रूरल एरियाज में रहते थे वो शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ, अर्बन एरियाज में, सिटीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो दिस इज जैसे ही वो शिफ्ट हो रहे हैं वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, एंड उससे क्या हो रहा है, वाटर का यूजेज भी इंक्रीज हो रहा है एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर का यूजेज भी कहीं ना कहीं, हम देखिए बहुत पहले की बात करते हैं, अगर हम गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ पे शॉवर्स नहीं होते, हम जनरली हैंड वॉश करने के लिए बहुत कम लिमिटेड अमाउंट का वाटर यूज करते हैं। लेकिन आज जब सभी लोग अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर रहे हैं, तो ऑल आर यूजिंग शॉवर्स व्हाइल बाथिंग, सब यूज करते हैं। एंड आपको पता है आप एक बार बात करने में कितना ज्यादा वाटर वेस्ट कर देते हैं अगर आप शॉवर्स को यूज करते हैं। तो दीज आर द एक्टिविटी। तो अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होने से वाटर भी वेस्ट हो रहा है। सो इन दिस वे वी आर वेस्टिंग। हम जनरली यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए अगर होम विलेजेस में रहते थे तो हम एक टब में या बकेट में वाटर उसमें फिल अप करके यूटेंसिल्स वॉश कर लेते थे। अब जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुआ तो वी आर हैविंग द वॉश बेसिंग्स, वी यूज टू वॉश अवर यूटेंसिल्स ऑन दीज वॉश बेसिंग्स, इट वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस वे। सो ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होने से वाटर यूजेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। आगे देखते हैं इसी में और कौन कौन से रीजंस हैं। अब देखिए अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब हमने देख तो लिया है कि इतना सारा वाटर अवेलेबल है, उसमें से बहुत ही कम अमाउंट का वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है और जो कि हम अपने कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है देखिए। अब देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है। अगर हम बात करें, चलिए इवन ऐसे आइलैंड्स भी बहुत सारे हैं, ऐसे कंट्रीज बहुत सारे हैं जो कि कोस्टल एरियाज में, जो कि ओशन और सीज से कनेक्टेड है, फिर भी वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। कैसे देखते हैं, मोस्ट ऑफ अफ्रीका हम देखेंगे, अफ्रीका वाला पार्ट जो है, आई होप सबको वर्ल्ड मैप अच्छे से याद होगा कि कहाँ पर अफ्रीका है। मैं छोटा सा यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट बना देती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू नो। ये हमारा एशिया है, ये यूरोप हो गया। विच कंट्री इज दिस इज अफ्रीका, यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं, यहाँ पे अंटार्कटिका है, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। सो एक रफ स्केच है। तो हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ अफ्रीका के मोस्ट पार्ट में यहाँ पे पूरा कॉन्टिनेंट वाटर से घिरा हुआ है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है। वेस्ट एशिया, ये पूरा एशिया पार्ट है, एशिया में वेस्ट साइड कौन सा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है। साउथ एशिया में तो हमारा इंडिया भी आता है, यहाँ पे भी बहुत से पार्ट ऐसे, जैसे हमारे यहाँ डेजर्ट रीजन देख लीजिए, राजस्थान वाले पार्ट देख लीजिए, वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम होती है वाटर की अवेलेबिलिटी की। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए की बात करें तो यहाँ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ के बहुत से पार्ट में वाटर स्कैरसिटी है। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में भी बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी है। पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में भी, यहाँ पे भी देखिए, सोचिए इतने सारे पार्ट्स में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वाटर की। एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया तो हमें दिख रहा है कितना छोटा है, इतना छोटा है, उसके बाद भी चारों तरफ ओशियन है, उसके बाद भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में वाटर स्कैरसिटी है। तो सोचिए कितना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में वाटर शॉर्टेज की, वाटर अवेलेबिलिटी। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अब कंट्रीज जो कि क्लाइमेटिक जोन्स पे, मतलब कि हम जहाँ से
हमारी यहाँ से क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके नीचे इक्वेटर है इस टाइप से। तो ये क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इन जोन में भी वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट, यहाँ पे ड्रॉट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इसकी वजह से दे फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल। अब ये जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है ये सीजनल हो सकती है किसी पर, जैसे समर सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वाटर शॉर्टेज की, फॉरेस्ट जो होते हैं एकदम ड्राई हो जाते हैं, एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है, वहाँ की वेजिटेशन को प्रॉब्लम होती है, वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो, और ह्यूमंस को तो होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब ये किस वजह से हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स। कंटामिनेशन मीन्स हम ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं वो कंटामिनेटेड हो रहे हैं, वो डर्टी हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं, हम ऐसी चीजें मिक्स कर रहे हैं उसमें कि वो क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, क्लीन नहीं रहते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे कि वाटर प्रॉब्लम्स होती है, वाटर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद क्या ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम वाटर को, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको कंजर्व करें? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे होल वर्ल्ड इज फेसिंग वो है कि हमें एक क्लीन और एडिक्वेट वाटर मिल पाए, उसको एक्सेस ऑफ क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर। तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि आज के टाइम पे हमें क्लीन वाटर अवेलेबल ही नहीं है उतने अमाउंट में जितना कि हमारी एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड है। बहुत सी प्लेसेस है वर्ल्ड में ऐसी जहाँ पे कि वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि वर्ल्ड में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है सभी जगह, वर्ल्ड के हर एक जगह पे पॉसिबली हम वाटर सप्लाई कर पाएँ और क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर वहाँ पे सप्लाई हो सके। तो कुछ स्टेप्स वी हैव टेकन। सो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेलिंग रिसोर्स। ये जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इसको सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स ली गई हैं बाय द गवर्नमेंट एंड बाय ऑल्सो बाय द ह्यूमंस। इवन थ्रू वाटर, इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। हमें पता है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू तो हो जाएगा, बट रिन्यू होने में क्या लगेगा, टाइम। इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। हमें पता है वाटर तो रिन्यू हो जाएगा, वाटर साइकिल के थ्रू जो वेस्ट वाटर है, गंदा वाटर है, वो फ्रेश वाटर में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर हम उसका ओवर यूज करते रहेंगे, जिस स्पीड से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, जिस स्पीड से वो रिन्यू हो रहा है, क्या हम उस स्पीड से यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम उससे 10 टाइम्स ज्यादा स्पीड से इसको यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसके कारण और जो वाटर है वो पॉल्यूट भी हो रहा है, और विथ दैट वाटर विच इज अवेलेबल दैट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। डिस्चार्ज, अब वो क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, कौन कौन से रीजंस हैं जिससे पॉल्यूशन हो रहा है? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। सीवेज सिस्टम जो है बहुत सारी फैक्ट्रीज का, तो वो डिस्चार्ज हम कहाँ कर देते हैं? रिवर्स में कर देते हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज में कर देते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल्स, एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो सब कहाँ डिस्चार्ज हो जाते हैं? वाटर बॉडीज में। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेट्स। तो कंटामिनेशन के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वाटर को क्या कर रही हैं? कंटामिनेट कर रही हैं, डर्टी कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। तो यही वो रीजंस हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियल ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। So these are the some things which we are mixing in the water bodies. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि वाटर को क्या करती हैं? पॉल्यूट करती हैं। और जब ये सारी चीज़ें जैसे कि नाइट्रेट्स, मेटल, पेस्टिसाइड्स ये वाटर में मिक्स हो जाएंगी तो ऑब्वियसली दैट वाटर विल नॉट बी फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। सो आई होप आपको इतना समझ में आया है कि वाटर कैसे अवेलेबल है और कैसे हम उसके यूजेस क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है
में और कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स, अब जो केमिकल्स हम जो यूज़ करते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनमें से बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, इस टाइप के। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, वो उनको ऐसे कोई बैक्टीरिया नहीं होते वाटर में कि जो इनको डिकम्पोज कर पाए। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। और वो वेस्ट अल्टीमेटली जब वाटर में मिक्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन भी तो उसी वाटर को यूज़ कर रहे हैं, और जब हम उस वाटर को यूज़ कर लेते हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर, दैट हार्म अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को। तो हमारी ही एक्टिविटी हमें ही नुकसान पहुंचा रही है। अल्टीमेटली हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो पोल्यूशन क्रिएट करें तो उनसे नुकसान हमें ही हो रहा है। सो वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ें वाटर बॉडीज में रिलीज कर रहे हैं तो उसके पहले प्रॉपर उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट किया जाए, जिससे कि वो किसी भी टाइप का वाटर पोल्यूशन ना क्रिएट करें। So forest and other vegetation covers slow the surface runoff and replenish underground water। उसके अलावा जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी कहीं ना कहीं हम पॉल्यूट कर रहे हैं, और उसको रिप्लेनिश करने में कौन हेल्प करता है? वहाँ पे प्रेजेंट फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन जो होती है वो भी धीरे धीरे वाटर को क्लीन करती है। लेकिन अगर हम ही बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे कि हम ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग एंड, और उसमें से एक कंजर्वेशन की एक और प्रोसेस है दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। सब जानते हैं हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। क्या होता है? जो रेन वाटर होता है उसे किसी पाइप के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं एक टैंक में, बड़ा टैंक बना लेते हैं हम अंडरग्राउंड में या अपने घर के आसपास टैंक बना लेते हैं, एंड देन वी कलेक्ट दैट वाटर देयर। और वो जो कलेक्टेड वाटर होता है उसे नेक्स्ट सीजन में या आफ्टर सम टाइम वी यूज़ फॉर डिफरेंट यूजेस लाइक फॉर इरीगेशन, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस टू कंजर्व वाटर रिसोर्स। तो हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? बाय नॉट क्रिएटिंग द पॉल्यूशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको पहले ही अलग से हटा देना, देन उसके बाद जो ऐसा वेस्ट जो कि हमारी वाटर बॉडीज को पॉल्यूट नहीं करेगा उसको देन सीवेज सिस्टम में जाना, और फिर उसके अलावा फॉरेस्ट और वेजिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना जिससे कि वो वाटर को होल्ड करके रखे, वेस्ट वॉश ऑफ ना होने दें। और उसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व वाटर रिसोर्स। तो आई होप आपको कंजर्वेशन समझ में आया, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कैनल्स यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज। देखिए जो कैनल्स बनाई गई थी बहुत सी जगह पे ओल्ड टाइम की अगर बात करें तो दे वर नॉट प्रॉपर, उससे बहुत सारा वाटर क्या होता था? वेस्ट होता था। तो कैनल्स जो हम इरिगेशन के लिए बनाई गई हैं थ्रू द गवर्नमेंट उनका प्रॉपर यूज होना चाहिए, प्रॉपरली लाइंड अप होना चाहिए जिससे कि कम से कम वाटर लॉस हो, ज़्यादा वाटर लॉस्ट ना हो। एंड स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली, अब देखिए स्प्रिंकलर्स हमने देखे इससे बहुत सारा वाटर क्या होता है? वेस्ट भी होता है। जितना हम इरिगेशन में यूज कर रहे हैं ओके दैट इज रिक्वायर्ड, लेकिन बहुत सारा वाटर क्या होता है? वेस्ट। तो हमें इसका प्रॉपर मैनेजमेंट आना चाहिए। वी शुड नो कि वेयर टू यूज। अगर मान लीजिए हमने इसके कॉर्नर्स में लगा दिए तो हम जो हमारे फील्ड के कॉर्नर्स है वहां पे स्प्रिंकलर लगाएंगे तो बहुत सारा वेस्ट वाटर क्या हो जाएगा? वेस्ट होगा। सो वी शुड नो द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स। उसके अलावा स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। अब बहुत सारे ड्राई रीजन्स भी होते हैं जहाँ पे वाटर, अब जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ में स्प्रिंकलर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जब वाटर स्प्रिंकलर होगा तो दैट टाइम इट मे गेट इवेपोरेट हो सकता है। तो हमें वहाँ पे स्प्रिंकलर यूज नहीं, हमें अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज करना चाहिए। सो इन ड्राई रीजन विथ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज यूजफुल। तो वहां पे ड्रिप इरिगेशन यूज होगा। ड्रिप इरिगेशन मतलब यहाँ पे नीचे ये जो पाइप होता है यहाँ पे ड्रिप्स लगा दी जाती हैं और उसके थ्रू वाटर को सप्लाई कर दिया जाता है, वैसे वाटर फिर एग्रीकल्चर में और फार्म में फ्लो हो जाता है। So there are different processes, different things, different approach may take
to save the water in such a way. So the valuable water resource can therefore be conserved. तो ये जो important water resource है we can conserve it through different means of irrigation. हम अलग अलग टाइप्स की इरीगेशन को अडॉप्ट करके वी कैन कंजर्व द, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्योंकि ना फार्मिंग में सबसे ज़्यादा वाटर इरीगेशन में ही वेस्ट होता है, तो हम डिफरेंट अप्रोचेस, इरीगेशन की डिफरेंट अप्रोचेस, स्प्रिंकल, जहाँ पे कि वेदर कोल्ड है, क्लाइमेट कोल्ड है, वहाँ पे हमें स्प्रिंकल सिस्टम, लेकिन जो ड्राई रीजन है जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन वी शुड यूज़, और ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन, इस टाइप की प्रोसेसेस हमें इरिगेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है कि हम कैसे वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू नो द वाटर मैनेजमेंट एग्जैक्टली। सो आई होप हमने वाटर को पूरा कवर कर लिया है, कैसे वाटर का फॉर्मेशन हुआ, कैसे जो सॉल्टी वाटर है वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, और इन प्रॉब्लम को, अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड कंजर्व इट। तो हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं, दैट एवरीथिंग वी हैव सीन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में, हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।